हिंदी साहित्य की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका अंजना वर्मा जी की लिखी हुई कहानी मदर्स डे। तो शुरू करें कहानी मदर्स डे। सवेरे सवेरे टेलीफोन की घंटी बजी। नीता शर्मा ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, मैं नीता शर्मा बोल रही हूँ। हेलो मम्मा, हैप्पी मदर्स डे। उधर से उनकी बेटी अमिता की चहकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। थैंक यू बेटा। बोलो कैसी हो, मुन्ना कैसा है? नीता शर्मा ने खुश होकर जवाब दिया। फिर नीता शर्मा के लंबे वार्तालाप की शुरुआत हो गई, जिसे अभी कम से कम 15-20 मिनटों तक तो चलना ही था। आज मदर्स डे पर बेटी की ओर से उनके मातृत्व के लिए उन्हें हार्दिक बधाई मिली थी, जिससे उनका मन गदगद हो उठा था। उन्हें लगने लगा था कि दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ वही हैं। बातें करते हुए खुशनसीबी का एहसास उनके शब्द शब्द से झर रहा था। उनकी बेटी नई नई माँ बनी थी। फ़ोन पर उस नन्हे सदस्य की बातें ही अधिक हुईं। बातचीत जब खत्म हो गई तो रिसीवर रखकर नीता शर्मा सोफे पर बैठी बैठी बड़ी देर तक तरह तरह की बातें याद कर सुखी होती रहीं। अभी 3 महीने पहले अमिता को बेटा हुआ था। खबर मिलते ही नीता शर्मा अपने पति के साथ विमान से दिल्ली पहुंच गई थीं। नर्सिंग होम में प्यारे से नवासे को देखकर शर्मा दंपति हर्षित हो गए थे। घर आने पर सबकी ममता का केंद्र वो नवजात सबसे महत्वपूर्ण सदस्य सिद्ध हो रहा था। घड़ी के संकेत पर उसके सारे काम असीम वात्सल्य के साथ निपटाए जाते थे। अमिता और उसके पति प्रवीर के लिए जीवन का यह नया अंकुर एक खिलौना बन गया था। दोनों हर समय उसी की चिंता में लगे रहते। प्रवीर बच्चे के पास अपना दिल छोड़कर दफ्तर जाता और दफ्तर से भी दिन में 2 बार फ़ोन करके उसके बारे में पूछता। जब तक वो घर में होता बच्चे की देख रेख में सहायता करता, लेकिन कभी कभी रात में वो नन्हा इतना रोने लगता कि दोनों उसे सुलाने की कोशिश करते बेहाल हो जाते। तब अमिता बच्चे को ले लेती और प्रवीर को सोने देती। बच्चे को गोद में लिए किस तरह अधमुंदी पलकों से सोते जागते रात बीत जाती, पता भी नहीं चलता। उस समय नीता शर्मा उनके जागरण में हिस्सा नहीं बटा पाती। सुख सुविधा में पला हुआ उनका शरीर बच्चे को सुख देने के लिए थोड़ा सा भी दुख उठाने को तैयार नहीं होता था। अब इस बच्चे वाले घर का माहौल उन्हें काम से भरा दिखाई देने लगा था, इसलिए हफ्ते भर के भीतर ही वो ऊब गईं। उन्हें लगता कि सारे काम की जिम्मेवारी उन्हीं पर है, इसलिए बच्चे की छठी समारोह के बाद शर्मा दंपति चले गए। नौकरी पेशा होने के कारण भी इससे अधिक समय दे पाना नीता शर्मा के लिए संभव नहीं था। वो अमिता से 2-1 बार कह चुकी थी कि एक नौकरानी के बिना काम चलने वाला नहीं है। नीता शर्मा की दिनचर्या में फुर्सत के क्षण बहुत कम थे। दफ्तर से आने के बाद वो बिस्तर पर लेट जाती और कुछ अंग्रेजी पत्रिकाएं उलटने पुलटने लगतीं। उनकी सोसाइटी में अक्सर पार्टियां होती रहती थीं, जिनमें शरीक होना भी ज़रूरी होता था। जब पार्टी होती थी तो दिमाग का अच्छा खासा व्यायाम हो जाया करता था। पार्टी में कौन सी साड़ी पहननी है, उस साड़ी के साथ कौन सी ज्वेलरी मेल खाएगी, हाथों में सिर्फ कंगन होंगे या भरी भरी चूड़ियाँ, और परफ्यूम किस मूड का होगा। साड़ी के साथ चलने वाली सैंडल उनके पास है या नहीं, यदि नहीं है तो खरीदनी है। ऐसे बाजार का विकल्प तो हमेशा उनके लिए खुला ही रहता था। ऐसे मौके पर ब्यूटी पार्लर जाना भी ज़रूरी ही हो जाता था। पार्टियां उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थीं। पार्टियों का पूरा लुत्फ उठाया करती थी नीता शर्मा। बेटी के यहाँ से लौटकर आई तो दूसरे दिन ही एक पार्टी में जाना पड़ा। खाने की मेज के पास खड़ी उनकी सहेली विभा ने कहा, बधाई हो नीता, अब तो तुम नानी बन गई। नीता शर्मा ने अपने गाल को उंगलियों से छूते हुए कहा, ओह, इस बात को सुन सुनकर मैं बोर हो गई हूँ। विभा ये उत्तर सुनकर अचानक चुप हो गई थी और उनकी ओर ताज्जुब से देखने लगी थी। वो सोच नहीं पाई कि अब इसके जवाब में क्या कहें। माँ के जाने के बाद पहले पहल माँ बनने के अनुभवों से गुजरती हुई अमिता के लिए बच्चे को संभालना मुश्किल हो गया था। अकेले सारे काम करना आसान नहीं था। घर में कोई हाथ बटाने वाला न था। प्रवीर बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। वो सवेरे निकलता तो रात को आता। 12-14 घंटों तक अमिता इस नन्ही सी जान को पल पल देखती संभालती रहती थी। कभी बिस्तर पर सुलाती तो कभी गोद में। ऐसे में लगता कि कोई एक और सदस्य होता तो कम से कम बच्चे के पास बैठ तो जाता। यद्यपि नीता शर्मा बच्चे से जुड़े कामों को कर नहीं पाती थी, तो भी उनके रहने से एक सहभागिता का एहसास होता था।
माँ के चले जाने से वो भी खत्म हो गया। अनुभव नहीं रहने के कारण अमिता के लिए बच्चे की रुलाई के रहस्यों को समझ पाना कठिन था। वो फ़ोन करके कभी माँ से पूछती तो कभी अपनी पड़ोसन मधु से, जो 2 बच्चों की माँ थी। मधु हर दिन एक बार आकर जरूर पूछ लेती थी। इस कठिनाई का हल प्रवीर ने निकाला था। उसके गांव में दूर के रिश्ते की बुआ रहती थी। विधवा थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी चला पा रही थी। प्रवीर को अचानक उनकी याद आई। उसने उन्हें खबर भिजवाई कि कुछ दिनों के लिए दिल्ली आकर उनके बच्चे को संभाल दें। बुआ ने तुरंत प्रवीर का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। खबर मिलने के हफ्ते भर के भीतर ही बुआ जी अपने एक परिचित के साथ दिल्ली पहुंच गई थीं। बुआ जी ने जब प्रवीर के घर में प्रवेश किया तो खुशी से उनका चेहरा दमक रहा था। बैठक में बैठते ही सबसे पहले उन्होंने बच्चे को देखने की इच्छा जाहिर की। उस समय बच्चा अमिता की गोद में दूसरे कमरे में सो रहा था। बुआ जी वहां जाकर ममता भरी दृष्टि से बच्चे को देखने लगीं। फिर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वहीं पलंग पर बैठ गईं। बुआ जी ने आने के बाद से बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी इस तरह अपने ऊपर ले ली जैसे वो उनका ही बच्चा हो। उसके सोने जागने के साथ उनका सोना जागना जुड़ा हुआ था। समय पर मालिश करना, नहलाना, सभी कुछ वही करने लगी थी। उनके हाथों का स्पर्श पाकर बच्चे का स्वास्थ्य भी निखर गया था। उस नन्हे के लिए उनकी आंखों से हमेशा स्नेह छलकता रहता था। उन्हें लगने लगा था जैसे अब वो भी इस घर की एक सदस्या हैं। अमिता और प्रवीर उन्हें बहू बेटा के समान लगने लगे थे। वो नन्हा उन्हें अपना पोता नजर आने लगा था। उसकी मालिश करते समय वो अपने पैरों को पसार कर उसे अपने पैरों पर लिटा लेती और फिर इत्मीनान से हाथ पैरों में तेल लगा लगा कर मलने लगती। बीच बीच में ठुड्डी छूकर कहती, ये मेरा कृष्ण कन्हैया है, बहुत शैतान है मेरा कृष्ण कन्हैया। और भी न जाने क्या क्या उस अनबोलते के साथ बोलती रहती। कभी न खर्च हो पाए अपने मातृत्व को वो जितना ही लुटा रही थी, वो उतना ही बढ़ता जा रहा था। गोद में लेकर जब हल्की हल्की थपकी देने लगती तो उनकी लोरी का पिटारा खुल जाता। वे गाने लगती, आवरे खदन चिरैया पपरा पक्को। उनका गीत सुनते ही नन्हा मीठी नींद का दामन थाम लेता था। बच्चे को उनकी गोदी की आदत लग चुकी थी। कितना भी रोता रहे उनकी गोद में जाकर चुप हो जाता था। उसके सोने की सबसे आरामदेह जगह वही थी। अमिता को ये देखकर कभी कभी कुढ़न भी हो जाती कि उसके बच्चे के लिए उसकी गोद से अधिक प्यारी कोई और गोद क्यों होगी। बुआ जी हर समय अपने कृष्ण कन्हैया को ही थामे रखना चाहती थीं। कभी कभी उसे प्यार भरी नज़रों से देखती हुई अमिता से कहती, बहू इसका नाम रखना कृष्ण मोहन या राजेंद्र बाबू। ये कहते हुए उनकी आवाज़ में आश्वास का स्वर भी मिला होता था, जैसे उन्हें लगता था कि अमिता उनका सुझाया हुआ नाम जरूर रख लेगी। ऐसा परंपरागत नाम सुनकर अमिता के मन में गुदगुदी होने लगती और वो मुंह छिपाकर हंस लेती। एक दिन वो पूछ बैठी, क्या बुआ आपको राजेंद्र बाबू का नाम बहुत अच्छा लगता है? बुआ उसकी हंसी पकड़ नहीं पाई। वे बच्चे को सुला रही थीं। गंभीर होकर बच्चे को कंधे पर थपकी देते हुए बोली, हाँ बहुत, कितना अच्छा लगेगा जब ये सयाना हो जाएगा और लोग इसे बुलाएंगे राजेंद्र बाबू। अमिता फिर मुंह छुपाकर मुस्कुराई थी। ऐसा कहने से थोड़ी देर के लिए उसका मनोरंजन हो जाता, पर बुआ जी इसे समझ नहीं पाती कि अब ऐसे पुरातन पंथी नाम कौन रखता है। ये कहते कहते उनकी आंखें एक सपने में खो गई थीं। उस सपने में जिसे देखने का अधिकार उन्हें नहीं था। पर सपनों के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता, तभी तो सभी सपने देखने लगते हैं। अब इनसे दुख मिले या सुख, बुआ जी को उस छोटे से परिवार में रहते हुए किस तरह 3 महीने बीत गए पता भी नहीं चला। घर में रसोई बनाने से पोतड़े धोने तक का काम समय से हो जाता था। अब अमिता भी बच्चे की देखभाल करना जान गई थी। प्रसवकालीन कमजोरी भी दूर हो चुकी थी। आज मदर्स डे था। आज बुआ जी अपने गांव वापस जा रही थीं। एक पुराना घिसा हुआ ब्रीफकेस और एक झोला लेकर तो आई थीं और 2-4 साड़ियाँ। उन्हें समेटने और रखने में कितना समय लगता। एक साड़ी बाहर डोरी पर फैली हुई रह गई थी जिसे उतार कर उतार रही थीं तो प्रवीर आया। आते उसने पूछा, बुआ जी आपने अपना सारा सामान रख लिया है ना, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है? बुआ जी ने निष्प्रय भाव से कहा, नहीं, और छूट भी जाएगा तो क्या होगा। उनकी आवाज़ में उदासी घुली हुई थी। तैयार होकर बुआ जी ने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, जाने के पहले कृष्ण कन्हैया को खिला लूँ, अब पता नहीं इससे कब भेंट होगी, मुझे ये याद रखेगा भी।
उसे गोद में लेकर बुआ जी उसे प्यार से देखती रहीं, न जाने क्या सोचती रहीं। फिर आंखों से गिर गई बूंदों को आंचल से पोंछते हुए उन्होंने बच्चे को वापस अमिता की गोद में दे दिया। अमिता ने बुआ जी के चेहरे को देखा, सुंदर गोरा चेहरा, काले सफ़ेद खिचड़ी बाल, पर आज उनका चेहरा सुबह से बेहद गंभीर और उदास दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराहट जो हमेशा उनके होंठों पर खिली रहती थी गायब थी। अमिता को इस क्षण बुआ जी के लिए बहुत दुख लग रहा था। शब्दों में वो कह नहीं सकती थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी, आप मुन्ने के लिए रात रात भर जागती रहीं जबकि मैं सोती रही, ये जानते हुए भी कि मुन्ने को छोड़कर आपको वापस जाना होगा। आप उस पर अपनी ममता उड़ेलती रहीं। बुआ जी, आपका कर्ज मैं चुका नहीं पाऊंगी। अमिता ने भी अपनी आंखें पोंछ लीं। मन खुले टेप की तरह बजता रहा। बुआ जी भी बहुत कुछ कहना चाहती थीं अमिता से। देखो, मुन्ने पर ध्यान देना, बच्चे के पेट में दर्द हो तो अजवाइन से सेक देना, कुछ कड़ी चीज़ मत खाना नहीं तो मुन्ने का पेट ऐंठेगा, अंग्रेजी दवाइयाँ मत खिलाना, ध्यान रखना। अब फिर मुझे कब बुलाओगी? लेकिन कुछ कह नहीं पाई। प्रवीर ने जल्दी से उनका सामान उठाकर कार में रख दिया था। बुआ जी बाहर चलीं। उनके पैर नहीं उठ रहे थे। लगा जैसे किसी डोरी से बंधी हुई हैं वे। किसी तरह अपने को खींचती हुई बाहर निकलीं और कार में बैठ गईं। अमिता भी उन्हें विदा देने के लिए बाहर निकल आई थी। कार स्टेशन की ओर बढ़ चली। रेल स्टेशन पर लगी हुई थी। बुआ जी घबराई हुई प्लेटफॉर्म की भीड़ में प्रवीर के पीछे पीछे चप्पल घिसटती हुई चल रही थीं। प्रवीर ने जब सहायता देकर उन्हें डिब्बे के भीतर बर्थ पर बैठा दिया तो वे कुछ आश्वस्त हुईं और आंचल से अपना मुंह पोंछने लगीं। जल्दी चलते चलते वो हाँफ गई थीं। प्रवीर ने 1 दर्जन केले खरीद कर उनके झोले में डाल दिए। 100-100 के कुछ नोट हाथों में पकड़ाते हुए कहा, ये रख लीजिए। बुआ जी के चेहरे पर संकोच और असमंजस के भाव उभरे और मिट गए। उन्होंने पैसे रख लिए। प्रवीर वहीं बर्थ पर बैठ गया। अभी रेल खुलने में कुछ समय बाकी था। बुआ जी को विदा देने की सारी रस्में पूरी हो गई थीं, कहीं कोई कसर नहीं रह गई थी। अमिता ने सफ़र में खाने के लिए पूड़ियाँ भी बनाकर उनके झोले में रख दी थीं। प्रवीर ने कलाई उठाकर घड़ी देखी। गाड़ी खुलने का समय हो चुका था। वो उठ खड़ा हुआ। उसने उनके पैर छू लिए और कहा, अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए वो तेज़ी से नीचे उतर गया। रेल खिसकने लगी थी। बुआ जी ने बर्थ के नीचे झाँक कर देखा। उनका पुराना ब्रीफकेस रखा हुआ था। बगल की खूंटी से उनका कंधे से लटकाने वाला सूती थैला भी झूल रहा था। उनका सामान उनके साथ था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनका कुछ अमिता के घर में ही छूट गया है। उनकी कोई जमा पूंजी रह गई थी शायद। कभी एक कौड़ी तो उनके पास रही नहीं, फिर क्या छूट गया था कि कुछ खो देने के गहरे एहसास की पीड़ा उनके कलेजे में समा गई थी। वे बेचैन हो गई थीं और आंखों में भर आए आंसुओं को आंचल से पोंछने लगी थीं। रेल की रफ्तार तेज होने लगी थी। सड़क, पगडंडियाँ, झरबेरी के झाड़, कटीले बबूल, टीन टप्पर, पन्नियों की बनी झुग्गियाँ पीछे भागती चली जा रही थीं। अभी आप सुन रहे थे अंजना वर्मा जी की लिखी हुई कहानी मदर्स डे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अमिता की माँ नीता शर्मा की ही तरह प्रवीर की बुआ जी भी शायद मदर्स डे की बधाई की अधिकारिणी थी, है ना।